गुड इवनिंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग एक नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे जिसका शीर्षक है लोकतंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है वो लोकतंत्र के बारे में उनका क्या विचार था। तो हम यहाँ अगर इस वीडियो में हम ये डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है उन्होंने प्रजातंत्र की अवधारणा को बहुत ही उत्साह के साथ ही स्वीकृत किया था। और उनका हालांकि जब स्वतंत्रता के पश्चात जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हुई, तो उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो भारत है वो काफ़ी बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा, अशिक्षा रही, यहाँ गरीबी रही। और इस सब कारण की वजह से जब हमें वयस्क मताधिकार मिला तो दीनदयाल जी कुछ शंकित भी थे कि क्या ये व्यवस्था सफल हो पाएगी, क्या भारत में जो लोकतंत्र है, मताधिकार की जो व्यवस्था है, क्या वह सफल हो पाएगी। लेकिन जल्दी ही वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सहभागिता का अवसर ही शिक्षा का भी सबसे बड़ा माध्यम है, और इसलिए वे वयस्क मताधिकार के प्रबल समर्थक बन गए। और यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी का ये मानना था कि ये जो लोकतंत्र है वह भारत को पश्चिम की देन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत है वो पहले से ही प्राचीन काल से ही एक लोकतंत्र यानी एक गणतंत्रात्मक जो है वो व्यवस्था यहाँ पर थी। और यहाँ पर उनका ये भी मानना था कि लोकतंत्र जो है वो भारत का जन्म अधिकार है, न कि अंग्रेज़ों का एक उपहार। और उनका ये मानना था कि जब हम वैदिक काल में देखें, भारत में अगर हम राज्य की अवधारणा के बारे में देखें तो वे कहते हैं कि वैदिक सभा और समिति इसका जो गठन है वो जनतंत्र के आधार पर ही हुआ है। और मध्यकाल में अनेक ऐसे गणराज्य थे जो पूरी तरीके से जनतंत्री थे, लोकतंत्रात्मक थे। भले ही हमारे भारत में राजतंत्र व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी हमने राजाओं को एक कर्तव्य में बांधे रखा। राजा जो है वह अपने कर्तव्य से जुड़े थे, और राजा जो है वो हम यहाँ पर दीनदयाल जी ने ये भी उल्लेख किया कि जो राजा थे, राजतंत्र व्यवस्था थी, तो भी राजा का ये कर्तव्य था कि वह जनता से जुड़े रहें और जनता के ही बातों, जनता के से विमुख नहीं रहें। तो इन सब के आधार पर, और इसके साथ ही साथ राजा के पास अगर राजा जो है वो अगर कुछ ऐसा अगर व्यवहार करता है तो जनता के पास विद्रोह का भी पूरा अधिकार था। और यहाँ पर ये जो सारी व्यवस्था थी वो हमारी मौलिक है, मौलिक जनतंत्री भावना है। तो यहाँ पर दीनदयाल जी कहते थे कि लोकतंत्र की जो व्याख्या की गई है कि ये वाद विवाद से चलने वाला राज्य है। यहाँ पर दीनदयाल जी कहते हैं कि वादे वादे जायते तत्व बोधा, यह हमारे यहाँ पुरानी उक्ति है। तो यहाँ पर दीनदयाल जी का ये मानना था कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही जनतंत्र की जो बीज है, जनतंत्र की जो व्यवस्था है वो हमेशा यहाँ पर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लोकतंत्र की जो अवधारणा है उससे सहमत होते हुए भी जो पाश्चात्य निरंकुश जो राजशाही है, राज व्यवस्था है, और जो पूंजीवाद से पोषित जो राज्यवाद की प्रक्रिया है, उस लोकतंत्र को भारतीयकृत करना चाहते थे। यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी का ये मानना था कि प्रजातंत्र हो लेकिन वो पूरी तरीके से भारतीयकृत हो, उस प्रजातंत्र का भारतीयकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका पहला टॉपिक है वो इंडियनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र का भारतीयकरण। दीनदयाल जी ये कहते हैं कि पश्चिम में लोकतंत्र को निर्वाचन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है, और जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो है वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए होती हैं। लेकिन ये तो लोकतंत्र का एक औपचारिक स्वरूप है। यहाँ पर लोकतंत्र की असली आत्मा उसके स्वरूप में नहीं है, बल्कि लोकतंत्र कहाँ है कि जन की जो इच्छाएं हैं उसको सही रूप से प्रदर्शित करना, उनको प्रतिबिंबित करना। यहाँ पर दीनदयाल जी कहते हैं कि बहुमत का शासन ही जनतंत्र नहीं है। ऐसे तंत्र में या ऐसी व्यवस्था में जनता का एक वर्ग हमेशा ऐसा रहेगा जिसकी आवाज़ भले सही क्यों ना हो लेकिन उसको दबा दी जाएगी। तो
अगर यहाँ पर जनतंत्र को जैसे हम मानते हैं कि बहुमत का शासन, तो बहुमत का शासन तो है, लेकिन यहाँ पर जो अल्पमत हैं, जो कम संख्या में है, तो क्या उनकी आवाज़ को दबा देना चाहिए? इसी बारे में डिस्कस करते हुए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का ये कहना था कि जनतंत्र का ये स्वरूप जो है कि कुछ लोगों की बहुमत के बार का सपोर्ट करना और जो माइनॉरिटी में है, जो कम है, उनकी सही आवाज़ को दबा देना, ये जनतंत्र का सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनतंत्र की कल्पना में निर्वाचन, बहुमत, अल्पमत, इन सभी व्यवस्थाओं के स्थान पर सभी मतों के सामंजस्य और समन्वय पर ही बल दिया जाना चाहिए। आगे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी इसके बारे में डिस्कस करते हुए कहते हैं कि जनतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो कि लोकमत परिष्कार और सामान्य इच्छा यानी कि पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक डिज़ायर, इन दोनों को एक नए तरीके से डिस्कस करता है। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते हैं कि लोकमत का निर्णय भले बहुमत से हो, लेकिन लोकमत जो है बहुमत का शासन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दलीय कटुता और समाज में जो है वो कला है उसका निर्माण हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र न बहुमत का शासन है, न अल्पमत का शासन है, बल्कि लोकमत किस चीज़ का शासन है? वो सामान्य इच्छा का शासन है। क्योंकि जनता जो है अपनी इच्छा को औपचारिक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाती और सामान्य इच्छा के बारे में भी काफ़ी भ्रांतियाँ होती हैं, तो लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल जाता है। जो कुछ वर्ग हैं वह जो है उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है और इसीलिए जो लोक चेतना है, जो लोगों की चेतना है, उसके एक संतुलित विकास की आवश्यकता होती है। इसको दीनदयाल उपाध्याय जी जो है प्राचीन भारत की लोकमत परिष्कार पद्धति कहते हैं। यहाँ पर दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत में इस समस्या का समाधान राज्य के हाथ से लोकमत निर्माण के साधन को छीनकर किया गया है। लोकमत परिष्कार का कार्य है कि जो सही लोग हैं, जो लोकमत के अनुरूप चलने वाला जो कार्य है राज्य का, वो एक ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए जो सन्यासी के तरीके की हों, जो धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हों, जो राजा हो, जो जिसके हाथ में शासन हो, उसके अंदर कोई भी लोभ ना हो, ना मोह हो, और शिक्षा और संस्कार से ही समाज में ऐसे लोगों को सुदृढ़ किया जा सकता है। और इन मूल्यों को हमेशा लंबे समय तक बांधे रहने से ही जो हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है, जो हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था है, वो सही तरीके से चल पाएगी। यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी एक और चीज़ों को डिस्कस करते हुए कहते हैं कि जो गुड कैंडिडेट, गुड पार्टी एंड गुड वोटर, यहाँ पर लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छे जो कैंडिडेट है वो रहें, एक अच्छा दल रहे। एक योग्य उम्मीदवार के बारे में डिस्कस करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये विवेचना करते हैं कि एक आदर्श जो उम्मीदवार है वो कैसा होना चाहिए। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपने राजनीतिक दल को तो रिप्रेजेंट करे ही, अपने राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करे ही, लेकिन साथ ही साथ उसे जनता के प्रति भी पूरी तरीके से ईमानदार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। वो अपने दल के सभी सिद्धांतों का पालन उसको करना चाहिए, जो दल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर लेकिन ऐसा है कि भारत में इस तरीके की व्यवस्था है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस बारे में भी चिंतित होते हुए कहते हैं कि दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि भारत में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल इन सब बातों की चिंता नहीं करता है। बस वो ये सोचता है कि किस तरीके से उसका जो प्रत्याशी है वो विजयी होना चाहिए। वह किसी ऐसे उम्मीदवार को अपने टिकट से खड़ा करने का प्रयास करते हैं जिसमें जीत की संभावनाएं या लक्षण अधिक हों। और यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी राजनीतिक दल जो है वो किसी योग्य उम्मीदवार को नहीं खड़ा करता है। तो इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल जी या मतदाताओं को सावधान करते हुए कहते हैं कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि अयोग्य उम्मीदवार इस आधार पर हमारा मत प्राप्त न करे क्योंकि उसका संबंध एक अच्छे दल से है, बल्कि हमको ऐसा कार्य करना है यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो मतदाताएं हैं, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि योग्य हो, और भले ही वो किसी एक ऐसे पार्टी से जुड़ा हो जो बहुत ज़्यादा प्रचलित ना हो, प्रसिद्ध ना हो। अच्छा दल यानी कि गुड पार्टी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस बात के बारे में विवेचना करते हुए ये कहते हैं कि जो राजनीतिक दल होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण एक निर्णायक भूमिका होती है। कोई समाज कितना लोकतांत्रिक है ये उसके दलों की चरित्र को ही देख के जाना जा सकता है। यहाँ पर दीनदयाल जी ये कहते हैं कि जो सत्ता पर अधिकार प्राप्त करने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो झुंड न होकर एक जीवमान संगठन हो जिसका कुछ सिद्धांत हो, उस दल के अपने एक सिद्धांत हो, अपने एक कार्यक्रम हो और उस दल के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हो वो पदाधिकारियों से लेकर जो साधारण व्यक्ति है वह अपने दल के आदर्शों के प्रति एक निष्ठा जो है वो भावना उसमें यहाँ पर रहे। लेकिन दीनदयाल जी ये भी कहते हैं कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं केवल नाम के हैं। उन दलों में आंतरिक शक्तिहीनता और जो है वो समाज की अवांछनीय जो शक्तियां हैं उसको बढ़ाने को मजबूर करती हैं। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक अच्छे दल के सामने आती हैं और एक अच्छे दल को उभरने से रोकती हैं और और 3 ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो एक अच्छी और आदर्श राजनीतिक दल यानी गुड पार्टी के मार्ग में एक बाधा के रूप में काम करती है। वह है पहला है किंग्स यानी कि राजा महाराजा, दूसरा है कास्टिज्म यानी कि जातिवाद और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्योगपति। तो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी का ये कहना है कि जो राजा महाराजा हैं वह भी एक अच्छे दल के संदर्भ में बहुत बड़ी बाधक के रूप में हैं। वो कैसे? क्योंकि दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो अभी भी जनता में अपनी विश्वास को कायम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे जो पुराने राजा महाराजा हैं, नवाब हैं, जागीरदार हैं, उनको अपने दल में खींचने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको हम आगे रख के जनता का वोट अपने दल को दिलाएं। तो यहाँ पर जो दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते हैं कि जो पुराने वर्ग हैं उनको भी देश के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय तो होना चाहिए, लेकिन उनको टिकट देने का अधिकार ये नहीं होना चाहिए कि उनका जो जन्म है वो राजवंश में हो, बल्कि हमको राजनीतिक दल में उसी व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, उसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो कि योग्य हो। यहाँ पर राजवंश नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता ही निर्धारित करे कि उसको किसी भी राजनीतिक दल में कितना फुटेज मिलना चाहिए या कितना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना चाहिए। जातिवाद यानी कि कास्टिज्म के बारे में बात करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जो जाति और संप्रदाय भी प्रत्याशियों के चयन को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दूसरे दलों पर जातीयता और संकीर्णता का आरोप लगाने से क्या होता है कि भारत की जो छवि है वो धूमिल होती है और एक तरीके का एक घमासान युद्ध हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पर जो मतदाताएं हैं उनको अवेयर होना है कि वह जाति के माध्यम से नहीं बल्कि एक योग्य व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए अपना चयन, अपना वोट एक अच्छे योग्य व्यक्ति को प्रदान करें। उद्योगपति यानी जो कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में बात करते हुए पंडित दीनदयाल जी ये कहते हैं कि प्रत्याशियों के चयन करने में जो प्रत्याशी की जो आर्थिक स्थिति है, फिर उसके साथ ही साथ निर्वाचन में वो कितना धन व्यय करता है, ये भी दूसरा प्रमुख आधार होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति को टिकट प्रदान करने का कारण उनके धन की क्षमता भी रहती है कि वो कितना राजनीतिक दल पर, पार्टी पर अपना पैसा जो है वो खर्च करते हैं। तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी ये भी कहते हैं कि कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल धनाभाव से इतने अधिक परेशान हैं कि वो अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए बस धन और उद्योगपतियों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं। गुड वोटर यानी कि अच्छा उम्मीदवार के बारे में पंडित दीनदयाल जी इस बात पे विश्वास करते हैं कि मतदाता की बुद्धिमत्ता ही इसका इलाज है। हमारे भारत में चाहे जितनी भी जैसी भी राजनीतिक दल हो, जो भी उनका सिद्धांत हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी खतरों के बारे में सचेत रहते हुए अपने राजनीतिक दल को अपने सिद्धांत की हत्या नहीं करनी चाहिए। और इस संदर्भ में जो जनता है उसका भी ये कर्तव्य है कि वो जागरूक रह के बुद्धिमत्ता के साथ अपने विवेक का परिचय दे और इसके साथ ही साथ जो भी देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं
उसके संदर्भ में अपना एक क्लियर माइंडसेट, क्लियर जो है उनका मेंटालिटी क्लियर रखें। और यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते हैं कि ये जो मतदाताएं हैं उनको कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान, कुछ पॉइंट्स का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पहला ये है कि मतदाताओं को ये चाहिए, वोटर्स को ये चाहिए कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग पार्टी के लिए ना करके सिद्धांत के लिए करें, व्यक्ति के लिए ना करके पार्टी के लिए करें, और धन के लिए ना करके व्यक्ति के लिए करें, ताकि एक अच्छा व्यक्ति जो है वह सत्ता पर कायम हो सके। दूसरा ये है कि प्रचार से शिकार होकर या प्रचार का जो से प्रभावित होकर किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर उसको वोट नहीं देना चाहिए कि वो विजयी होने वाला है। चुनाव परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, आपको एक अच्छे व्यक्ति को ही अपना वोट देना चाहिए। भले आपको लगे कि वो अगला व्यक्ति के समर्थन में कोई नहीं है, लेकिन अगर अगला व्यक्ति योग्य है तो आपको उसी को वोट देना चाहिए। दीनदयाल जी आगे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि मताधिकार का जो अधिकार है, जो राइट टू वोट है, वो आपके सद्विचार, आपके इंटेलिजेंस, आपके विजडम, आपके सद्विवेक पर की कसौटी है। इसलिए अपने राइट टू वोट के प्रति कभी भी न्यूट्रल न रहें, कभी भी उदासीन न रहें, उसको बेचें नहीं और न ही उसे नष्ट होने दें। यानी कि आप अपने राइट टू वोट यानी मत देने का जो अधिकार है वो सही तरीके से उसका प्रयोग करें, तभी लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी, लोकतंत्र विजयी हो सकेगा। दीनदयाल जी आगे इस बारे में डिस्कस करते हुए ये कहते हैं कि मताधिकार का जो अधिकार है, राइट टू वोट है, वो प्रत्येक नागरिक की स्वाधीनता का प्रतीक है। वो सारे सिटीजन के फ्रीडम का एक साइन है। और यहाँ पर एक लोकतंत्रवादी होने के कारण आपको इसका प्रयोग किसी और के निर्देश पे नहीं करना है कि आप अपने राइट टू वोट को किस तरीके से प्रयोग करते हैं। ये किसी और के इंस्ट्रक्शन पे नहीं, किसी और के आदेश पे नहीं, बल्कि आपका क्या सद्विवेक है, आपका क्या विजडम है, उस आधार पर किया जाना चाहिए। दीनदयाल जी एक और चीज़ को ये चीज़ कहते हैं कि जनता को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वही राजनीतिक दलों का निर्माता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और पंडित दीनदयाल जी के बारे में अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए। और पंडित दीनदयाल जी जो हैं वो प्रजातंत्र को बहुत ही एक ऐसा वरदान मानते थे जो भारत के वर्षों की गुलामी को दूर करने के पश्चात भारत के लिए एक वरदान की तरह था। और यहाँ पर उनका ये मानना भी था कि हमें राष्ट्रीय एकता के लिए प्रजातंत्र काफ़ी आवश्यक भी है, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय एकता वो तभी हो पाएगी जब प्रजातंत्र होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि आप किस टॉपिक पर जो है दीनदयाल उपाध्याय जी का वीडियो चाहते हैं कि उसको हम बनाएं। थैंक यू।